साथियों, आज हम सब पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसी अध्याय को आज हम सब पूरा कंप्लीट करेंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अम्ल के बारे में। साथियों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ खट्टी लग रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अम्ल विद्यमान है। दूसरा नंबर, ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। अगर लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालेंगे तो अगर नीले रंग के लिटमस पेपर को हम डालेंगे अम्ल में तो लाल रंग में बदल जाएगा। तीसरा नंबर है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी हम लोग को अगर हम पानी में घोल दें तो ये हमको H+ आयन दे देंगे। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसकी प्रबलता ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा खट्टे होते हैं वे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ साथ दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में आपका रहेगा CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये दुर्बल अम्ल है। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। यानी किसी विलयन में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगी और जल की मात्रा कम रहेगी तो उसको हम सांद्र अम्ल कहेंगे। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। अगर आपके सामने कोई ऐसा विलयन आ जाए जिसमें अम्ल बहुत कम मात्रा में हो और जल की मात्रा ज़्यादा रहे तो ऐसे अम्ल को हम तनु अम्ल बोलते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा क्षारक। क्षारक क्या है? तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कड़वी लग रही है तो इसका मतलब उसमें क्षार है। दूसरा, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, जस्ट अम्ल का उल्टा करते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देंगे। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अगर हम क्षारक को पानी में घोलेंगे तो हमको मिल जाएगा OH- आयन। ठीक है। अब प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक में आता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। दुर्बल क्षारक में आता है आपका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाएंगे उनको क्षार कहेंगे। लवण, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसमें आ जाएगा आपका NaCl और KCl। अम्ल और क्षारक की अगर आपस में हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें लवण मिल जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम सब देख लेते हैं सूचक, जिसको इंडिकेटर बोला जाता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक साथियों हमें किसी विलयन में अम्ल है या फिर क्षारक है उसकी उपस्थिति को दिखाते हैं। सूचक के रंग या फिर उसके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं।
आगे हम सब देखते हैं। तो सूचक क्या है? तो भाई सूचक जो अम्ल क्षार के सूचना देते हैं। और सूचक के प्रकार में देखते हैं तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक देख लेते हैं। ये पौधे में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल, हल्दी, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। ये हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाल्फथैलिन हो गया, ये कृत्रिम सूचक हैं। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग तेल, ये दोनों गंधीय सूचक हैं। गंधीय सूचक अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही अपने गंध में परिवर्तन कर देते हैं। अब आगे देख लेते हैं सूचक में। तो लिटमस साथियों अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षारक के साथ नीला देता है। लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ लाल रहेगी और क्षारक के साथ हरा हो जाएगी। हल्दी अम्ल में कोई बदलाव नहीं रहता, लेकिन क्षार में यह लाल हो जाती है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल में नीला हो जाएगा और क्षार में गुलाबी। फिनाल्फथैलिन अम्ल के उपस्थिति में रंगहीन और क्षार की उपस्थिति में गुलाबी। मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग देगा और क्षार में पीला रंग देगा। प्याज का रस अम्ल के साथ तेजी के साथ गंध देगी, क्षार में कोई गंध नहीं आएगी। वैनिला अम्ल में एक समान गंध रहती है, लेकिन क्षार के साथ कोई गंध नहीं देता। लौंग का तेल अम्ल में समान गंध, क्षार में कोई गंध नहीं। अब आगे देखते हैं हम सब अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण। तो अगर धातुओं की अब क्रिया को देखें तो धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगर यही धातु क्षार के साथ क्रिया करे तो लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी बनाएगी। यानी दोनों कंडीशन में धातुएं लवण और हाइड्रोजन ही बनाती हैं। आगे आता है हमारा पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप हाइड्रोजन से भरी हुई कोई परख नली के पास में जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो उसमें पॉप की ध्वनि निकलती है, जिससे यह पता चलता है कि इस परख नली में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। अब देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल के साथ। तो अम्ल के साथ में अगर हम धातु कार्बोनेट की क्रिया करवाएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो सेम वही चीज़ें बनेगी, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लेकिन अगर हम धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं आएगी। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अगर हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी दूधिया रंग में हो जाएगा। जैसे हम घर पेंट करते समय
चूने के पानी का उपयोग करते हैं, जो पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके पूरे दीवार को सफ़ेद कर देता है। इसका ये पूरा रासायनिक समीकरण है। और अगर हम इसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये जल में घुलनशील होने वाला एक पदार्थ बन जाएगा। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया। अम्ल अगर क्षारक के साथ में क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, जो कि नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है तो उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग किसी क्षारक के साथ अपक्रिया करेगा तो उदासीनीकरण अपक्रिया होगी। उसमें दो चीज़ें बनेंगी, लवण और जल। यहाँ पर जैसा अपक्रिया आपको दिखाया गया है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अगर किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। जैसे धात्विक ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर है HCl। दोनों की क्रिया कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 बनाएगा और जल बना देगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे CuO हो गया, MgO हो गया, ये सभी धात्विक ऑक्साइड हैं और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड अगर किसी क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। जैसे अधात्विक ऑक्साइड में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्षार यानी कि चूने के पानी के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जल बना देगा। इस तरह से लवण और जल बनाते हैं। और यहाँ पर आपको देखना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हम यहाँ पर है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अगर जल के साथ में हम अम्लों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन हमको मिलेगा। आगे है जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अगर जल के साथ में क्षारक की क्रिया करवाएंगे तो OH- आयन मिलेगा। आगे है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यानी जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं हो सकते, लेकिन जो क्षार होते हैं वो पूरी तरह से क्षारक होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मक्षेपी होती है। यानी जब हमें अम्ल और जल को मिलाना होगा तो हमें अम्ल को जल में डालना चाहिए, जल को अम्ल में कदापि नहीं डालना चाहिए। आगे जैसे यहाँ पर है, जैसे हमें अम्ल के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, जल के अंदर क्या डालना चाहिए, अम्ल डालना चाहिए। सही है, जल में अम्ल डालना चाहिए लेकिन अम्ल में जल नहीं। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है।
अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे कि ये बर्तन भी टूट जाएगा और हम जल भी सकते हैं। आगे देखिए, ये उसी चीज़ को फिर से बताया गया है। यहाँ पर डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अम्ल की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा। इसी अम्ल की क्रिया अगर क्षारक के साथ करेंगे तो लवण और जल बनेगा। इसी अम्ल की अपक्रिया अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो लवण जल बनाएगा, और धातु कार्बोनेट के साथ करेंगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। यहाँ पर देखते हैं तो सेम क्षारक की क्रिया अगर धातु के साथ करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन सॉरी। अगर हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो लवण जल। धातु कार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं, धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं, लेकिन अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर लवण और जल मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे अम्ल क्षारक की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या फिर OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर H+ या फिर OH- आयन की सांद्रता अधिक है तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा। अगर H+ ज़्यादा है तो प्रबल अम्ल, OH- ज़्यादा है तो प्रबल क्षार होगा। इसी के साथ साथ अगर किसी भी विलयन में H+ आयन कम है तो दुर्बल अम्ल, OH- आयन कम है तो दुर्बल क्षार कहलाएगा। आपको याद रखना है। सार्वभौमिक सूचक, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। आगे है पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का अर्थ होता है पुषांश, जिसको पोटेंज बोलते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो उसे उदासीन विलयन कहेंगे। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो उसको क्षारीय विलयन कहेंगे। अगर पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय विलयन कहेंगे। याद रखिएगा, किसी का अगर पीएच मान 7 से कम हो गया, जैसे 6 हो गया, 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी अम्लीय विलयन कहलाएंगे। इसी के साथ साथ किसी का अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा हो गया, जैसे 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन सभी को हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, अगर 7 आ गया तो उदासीन। यह स्केल 0 से लेकर के 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता या मात्रा, अगर हम अम्ल की ओर जाएंगे तो H+ बढ़ेगा, यानी कम H+ दुर्बल अम्ल, ज़्यादा H+ प्रबल अम्ल। इसी के साथ में ज़्यादा कम OH तो दुर्बल क्षार, ज़्यादा OH तो प्रबल क्षार। इसका उदाहरण यहाँ पे है। सेम टू सेम उसी चीज़ को यहाँ पर भी बताया गया है। हम देख लेते हैं दैनिक जीवन में पीएच। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
हमारा शरीर 7 से लेकर के 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा का जल का जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी वर्षा के जल का अगर pH मान 5.6 से कम है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। ठीक है। मिट्टी का pH। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। हमारे पाचन तंत्र का pH। हमारा उदर यानी जो पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन की पचाने में सहायक होता है। अगर हमारा पेट अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है तो हमारे पेट में दर्द व जलन का अनुभव होने लगता है। इस दर्द या जलन से मुक्ति पाने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग करते हैं। अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अगर मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का क्षरण होने लगता है। दांतों का इनेमल, जिसको हम दंतवल्क बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। आगे है हमारा पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाला बाल में सैनाइक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक मारे गए स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। आगे है क्षार के बारे में हम आपको बता ही दिया। अब हम देखेंगे साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ सभी का सूत्र है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, बेकिंग सोडा है तो NaHCO3, धोने का सोडा है तो Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। आगे आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षारक क्रिया भी कहते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक के पानी में, नमक वाले पानी में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पर अब क्रिया दी गई है, नमक को जल के साथ मिला दिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaOH बनेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको बोला जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसमें जो एनोड होता है उस पर क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास में ही हमारा NaOH बनेगा। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं साथियों? हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन में करते हैं। क्लोरीन जल की स्वच्छता PVC CFC में करते हैं। HCl इस्पात की सफाई औषधि में करते हैं। NaOH का उपयोग धातु से ग्रीस हटाने के लिए
साबुन कागज बनाने के लिए। आगे है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना है, इस पर अगर हम क्लोरीन गैस डालेंगे तो विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त होगा और जलवाष्प निकल जाएगी। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करेंगे? तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन कपड़े का रंग उड़ाने में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में करते हैं, या पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में करते हैं। आगे हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी: नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। इन सभी को जब आपस में क्रिया करवाएंगे तो हमको NaHCl और NaSCO3 मिलेगा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा हो जाएगा। और खाना पकाते समय ये क्रिया होगी जो आप लोग देख लीजिए। उपयोग कहाँ करेंगे? तो बेकिंग पाउडर बनाने में, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, तो अगर बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक अम्ल मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और इसके साथ साथ बेकिंग पाउडर का उपयोग हम CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठाने के लिए करते हैं, जिससे पावरोटी मुलायम और स्पंजी हो जाती है। यह एक एंटासिड का संगठक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आगे आता हमारा धामन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। इसका सूत्र तो मैंने आपको बता ही दिया है, Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका उपयोग कहाँ होगा? उपयोग को देखते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है CaSO4 × 12H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। जिससे ये हमारा है जिप्सम। इसमें हम पानी मिलाएंगे तो ये नहीं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम पानी मिला देंगे तो ये जिप्सम बन जाएगा। उपयोग कहाँ होगा? तो उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। दूसरा है इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अब आ गया हमारा क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 के जल अणु, इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट के अणु में जल के 2 अणु होते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।